गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर होगा। इसमें आपका फर्स्ट, दूसरा पार्ट और पहला पार्ट आपने अलग अलग वीडियो में पूरे पहले एक पार्ट के लिए अपने वीडियो अपलोड किए 6 थे और दूसरे पार्ट के लिए वीडियो अपलोड किए वो 5 वीडियो। तो 11 वीडियो में पहले और दूसरे पार्ट को हमने कंप्लीट किया है। आज अपन पुनः वीडियो नंबर 1 तीसरे पार्ट मड्डा कोलाइड्स के लिए अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, आप देखते हैं मड्डा कोलाइड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। ये सारे नॉर्मल सा टॉपिक है, एकदम सिंपल टॉपिक है, अध्ययन करेंगे, देखेगा। उससे पहले आपने गायत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, लिंक करें, लिंक को आगे से आगे शेयर करें और घर बैठ के पढ़ते रहिए। देखिए, अपन देख रहे हैं मड्डा कोलाइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कोलाइड्स का मतलब सामान्य ग्रीक भाषा का वर्ड से ले रखा है। इसका जो कोलाइड्स वर्ड है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना, कोला प्लस ऑर्ड्स। कोला का सामान्य भाषा में अर्थ होता है गोंद तथा ऑर्ड्स का अर्थ होता है समान। अर्थात अपन कह सकते हैं कोलाइड्स एक गोंद के समान पदार्थ होता है। क्या होता है? गोंद के समान। कोलाइड रसायन के जनक के नाम से जाना जाता है। थॉमस ग्राम को कोलाइडी रसायन के जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कई बार आपको पूछते हैं पेपर में कोलाइडी रसायन के जनक कौन है, तो किसको याद रखोगे? थॉमस ग्राम कोलाइडी रसायन के क्या है? जनक है। दिमाग बात रहेगी कि कोलाइडी रसायन के जनक कौन है, तो थॉमस ग्राम कोलाइडी रसायन के जनक है। जल विलेय पदार्थों को जंतु विसरण प्रक्रिया में झिल्ली से उसको गुजारते हैं, तो उसके आधार पर विलेय पदार्थों को 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एक तो कोलाइड्स होते हैं और दूसरा होता है क्रिस्टला। कोलाइड क्या होते हैं और क्रिस्टला क्या होते हैं? उन पर वे पदार्थ जो जंतु पार्क में झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं, आसानी से उसमें से क्या हो जाते हैं? सन्निहित हो जाते हैं, तो वो कहेंगे आप क्रिस्टला। तथा जंतु पार्क में झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं होते, अर्थात अविचलित होते हैं, अविचलित पदार्थ क्या कहलाएंगे आपके? कोलाइड्स। जंतु पार्क में झिल्ली से जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे? आपके कोलाइड्स कहलाएंगे। और जो पारदर्शी हो जाते हैं और एक सतह से दूसरी सतह पर विसरित हो जाते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? आप कहलाएंगे आपके क्रिस्टला। विलेय के आधार पर पदार्थों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो कोलाइड्स और एक क्रिस्टला। दिमाग बात रहेगी। अब कोलाइड्स की परिभाषा क्या है? कोलाइड्स की परिभाषा क्या है? कोलाइड्स मड्डा कहते हैं, मड्डा कोलाइड्स तो होते क्या, उनके बारे में हमने एक परिभाषा कर रखी है। वो है ऐसे मड्डा के कण जिनका व्यास कितना हो? जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोमीटर के बराबर हो। बहुत छोटा, मतलब जिसको अपन नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु सामान्य विलेय की तुलना में उनका आकार क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। और निलंबन विलेय की तुलना में उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो ऐसे मड्डा कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है तथा कोलाइड्स गुण रखते हैं। कोलाइड्स के क्या क्या गुण हैं वो भी अपन पढ़ेंगे, उसे मड्डा कोलाइड्स कहते हैं। मड्डा कोलाइड्स कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन देख सकते हैं। सामान्य डायरेक्ट नग्न आंखों से अपन उसको नहीं देख सकते, परंतु निलंबन को अपन डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अब आपको पता है निलंबन, कोलाइड्स तथा विलेय, ये 3 प्रकार के मिश्रण आपने देख रखे हैं। वो 11th में आपने बताया कि निलंबन ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण होते हैं जिसके पार्टिकल अवयवी कण क्या होते हैं? थोड़े बड़े बड़े होते हैं, जिसको अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। परंतु कोलाइड की बात करें तो उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे ब्लड में विभिन्न प्रकार की ब्लड क्या होती है, उनको अपन डायरेक्टली नहीं देख सकते। अपन क्या दिखाई देगा? ओनली फॉर रुधिर दिखाई देगा, परंतु उसमें कई प्रकार की कणिका उपस्थित होती है। आप जानते हैं WBC भी होती है, RBC भी होती है, प्लेट्स भी होती है, बहुत सारे कण होते हैं, मगर उसको डायरेक्ट अपन नहीं देख सकते। दूध है,
दूध भी एक प्रकार कोलाइड विलयन है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें भी विभिन्न प्रकार के वसा, प्रोटीन आदि अलग अलग प्रकार के घटकों के कण अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं, परंतु उनको क्या अपन नग्न आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इनका आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है, 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन के बीच का आकार होता है, बहुत छोटा आकार होता है जिसको अपन डायरेक्टली नहीं देख सकते। अब बात करते हैं जो कोलाइड पदार्थ हैं उनके सामान्य क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए कोलाइडी, कोई भी कोलाइडी पदार्थ से उसके क्या सामान्य गुणधर्म होते हैं उस पर अपन बात करते हैं। विषमांगता, विसरण, ब्राउनी गति, आवेश, टिंडल प्रभाव, अधिशोषण, अवक्षेपण आदि के ये गुण पाए जाते हैं। उसमें अपन देखते हैं तो क्या होगा, देखोगे आप तो विषमांगता का मतलब यहाँ पे आपका तात्पर्य जो भी आपका मिश्रण होगा वो क्या होगा? विषमांगी प्रकृति का होगा। मिश्रण होगा वो कैसा होगा? विषमांगी मिश्रण। अर्थात अपन बात करते हैं विलेय विलायक या ठोस एवं द्रव्य अवस्था या ठोस या गैस अवस्था, इन आपस को इंटरमिक्सिंग करते हैं। मिक्स करने के उपरांत इसके घटक एक दूसरे पूर्ण रूप से एक अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करते, वो अपनी प्रॉपर्टी वैसे वैसे प्रदर्शित करते रहते हैं। अर्थात विलयन होगा वो विषमांगी, इसमें दोनों तत्व आपने मिला रखे, उनके दोनों के अंग या दोनों की प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देती है। अर्थात हम शॉर्ट भाषण कहेंगे जो भी आपका मिश्रण तैयार होगा वो क्या होगा? विषमांगी प्रकृति का होगा। दिमाग में बात रहेगी। विषमांगता का यहाँ पे तात्पर्य है कि कोलाइडी विलयन या कोलाइडी पदार्थ होते हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये मिश्रण बनाते हैं, विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। अब बात करते हैं विसरण की। कौन सी? विसरण। विसरण का तात्पर्य उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहते हैं। अब यहाँ पे कोलाइडी पदार्थों की बात करें तो इनको जंतु पार्क में झिल्ली द्वारा विसरित करते हैं, तो जंतु पार्क में झिल्ली द्वारा विसरित नहीं हो पाते, अर्थात अपन के ये क्या होता है? अविचरित। ये जंतु पार्क में झिल्ली द्वारा अविचरित होते हैं। क्या होते हैं? विसरण है। ये देखोगे आप इसमें तो ये जंतु पार्क में झिल्ली द्वारा विचरित नहीं होगा, मतलब उसको आप आसानी से पृथक्करण जंतु पार्क में झिल्ली द्वारा अपन नहीं कर सकते हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी आ रही है ब्राउनी गति। क्या आ रही है? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति का मतलब क्या होता है उस पर अपन बात कर रहे हैं। ब्राउनी गति से आपका क्या तात्पर्य है? ब्राउनी गति देखते हो जो कोलाइडी विलयन होता है उसके कण, कोलाइडी विलयन के कण जो टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं। आप किसी भी पदार्थ को मतलब किसी भी में ले रखा है, दूध हो या रुधिर हो या कोई भी मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें दोनों घटक अलग अलग हो, उनको ले रखा है तो उनके कण इस तरह अवस्था में रहेंगे, गति करते रहेंगे, टकराते रहेंगे, बार बार घूमते रहते हैं। मतलब जैसे मान लो आपने दूध ले रखा है एक गिलास में, तो इसमें देखोगे दूध के कण, वसा के कण एक बार इधर जाएंगे, एक बार इधर जाएंगे, एक बार इधर टकराएंगे, टेढ़ी मेढ़ी गति ऐसे घूमते रहते हैं। तो अपन सामान्य भाषा में कहते हैं कोलाइडी विलयन होता है, उसमें उपस्थित कण ब्राउनी गति दर्शाते हैं, अर्थात विलयन स्थिर नहीं होता है, कण टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते रहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी गति को अपन क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। दिमाग बात रहेगी। कोलाइडी कण
टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं अर्थात ब्राउन गति। अर्थात कैसी गति करते हैं? ब्राउन गति। एक बार इधर जाते हैं, एक बार इधर जाते हैं, मतलब जो अपने सामान्य बस में कहते हैं उनका कोई फिक्स रास्ता होता भी नहीं, जाना होता इधर, कोई डायरेक्शन इधर से मिल गई इधर आ गई, इधर से इधर मतलब घूमकर कहीं कण क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, पूरे सिस्टम में पूरे पार्टिकल में घूमते रहते हैं। तो ये टेढ़ी मेढ़ी गति को दर्शाते हैं। आवेश की बात करें, कोलाइडी पदार्थ होता है उस पर आवेश क्या पाया जाता है? विद्युत आवेश देखें तो इस पर ऋण आवेश पाया जाता है। कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाएगा? ऋण आवेश। कैसा आवेश पाया जाएगा? विद्युत का कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। दिमाग बात रहेगी। अब देखते हैं अपन टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? इसकी खोज टिंडल नामक के वैज्ञानिक ने की थी। कोलाइडी पदार्थों पर प्रकाशीय घटना को देखने का काम सर्वप्रथम टिंडल नामक के वैज्ञानिक ने की थी, जो टिंडल प्रभाव के नाम से आज जाना जाता है। क्या था कि उन्होंने एक कोलाइडी पदार्थ को लिया, उस पर प्रकाशीय किरण को प्रभावित करता है और प्रकाशीय किरण उस मिश्रण में से प्रभावित होने के बाद में प्रकाशीय किरण फैल जाती है और फैलने पर जो अलग अलग रंग की पट्टी बन जाती है। इस परिघटना को स्टडी करने का काम किया था टिंडल ने और कोलाइडी पदार्थ कोई इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अर्थात उनके प्रकाशीय प्रभाव कैसा होता है? प्रकाशीय किरण को एक वर्णीय प्रकाशीय किरण को फैलाना काम करते हैं। जैसे आपने एक बैटरी रखी और बैटरी से एक वर्णीय प्रकाश किरण को किसमें डालें? जैसे एक कांच का भरा हुआ मान दूध का गिलास आपने ले लिया सपोज। अब पानी में से प्रकाश की किरण को आप प्रभावित करोगे तो पानी में से प्रकाश की किरण सीधे निकलेगी, परंतु कोलाइडी पदार्थ होते हैं उनकी विशेषता होती है कि एक वर्णीय प्रकाश किरण को इस पदार्थ में से डाले तो इसमें से गुजरने के बाद में आगे आपको देखिए मिलेगी, वो क्या मिलेगी? ऐसे फैलती हुई। इस प्रकार से कण क्या हो जाती है? फैल जाती है। प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? फैल जाती है। इस परिघटना को अध्ययन करने का कार्य टिंडल नामक के वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण को किसी कोलाइडी पदार्थ में से गुजारा जाता है तो प्रकाशीय किरण विभिन्न रंगों में विचलित हो जाती है, फैल जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाशीय प्रभाव कहते हैं। इसका अध्ययन करने का कार्य किया था टिंडल नामक के वैज्ञानिक ने, तब इसको टिंडल प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग बात रहेगी। एक बार वापस दोहरा रहा। जब किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण को किसी कोलाइडी पदार्थ में से गुजारा जाता है तब एक वर्णीय प्रकाश किरण कोलाइडी विलयन में से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में अपघटित हो जाती है या विक्षोभित हो जाती है या फैल जाती है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं प्रकाशीय परिघटना। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षोपण, वर्ण विक्षोपण के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसका अध्ययन करने का काम किया था टिंडल नामक के वैज्ञानिक ने। किसने? टिंडल नामक के वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसको अपन टिंडल प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग बात रहेगी। अब देखते हैं अधिशोषण। कोलाइडी पदार्थ होते हैं उन पर ऋण आवेश पाया जाता है, तब ये धनावेशित कणों को क्या करता है? अधिशोषित करने का कार्य करता है। तब अपन देखते हैं कोलाइडी पदार्थ किनको अधिशोषित करेंगे? कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है और वो धनावेशित कणों को क्या करता है? अधिशोषित करने का कार्य करता है। दिमाग बात है। ऋण आवेश तब धनावेशित
को अधिशोषित करता है। इसको अधिशोषित करेगा धन आवश्यक कणों जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सारी तत्वों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। अब अवक्षेपण की बात करते हैं अपन। अवक्षेपण का प्रोसेस क्या होता है, कोलाइडी कण होते हैं, उनमें किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को अपन प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी कण होंगे, वो क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, छोटे छोटे कणों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण दिमाग करेगा जब किसी कोलाइडी पदार्थ में विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी पदार्थ विभिन्न प्रकार के अपघट्यों में अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं तथा उसके अवक्षेप बन जाते हैं। उसको अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। जैसे दूध लिया, दूध में आप क्या डालोगे, एनोस डाल दो या कोई भी विद्युत अपघट्य के रूप में जो टूटने वाला एसिड डाल दिया, तो एसिड डाल दे दूध क्या हो जाएगा, अवक्षेप हो जाएगा, मतलब ऐसे अवक्षेप बन जाएंगे, जैसे फट जाएगा दूध और अपना मूल अस्तित्व क्या कर देगा, खो देगा और अपघटित हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया कहते हैं अवक्षेपण। ये थे आपके कोलाइड्स के, जो भी कोलाइड्स पदार्थ होते हैं उसके सामान्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं, उस पर आधारित अपन डिस्कस किया है। अब आपके सामने आएगा स्पेशल आपके मृदा कोलाइड्स हैं, उसके क्या सामान्य गुणधर्म है, उस पर अपन बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, आप देख रहे थे क्या, अपने मृदा कोलाइड्स के गुण, मृदा कोलाइड्स के क्या गुण होते हैं, तो आपने देखे कोलाइडी पदार्थों के जितने भी गुण होते हैं वो गुण तो सारे सारे मृदा कोलाइड्स भी दर्शाते हैं, जिसमें आपने 6 गुण देखे थे कि उसमें क्या पाया जाता है, विषमांगता पाई जाती है, अर्थात कोलाइडी मिश्रण होते हैं वो विषमांगी होते हैं, वो विषम के गुण प्रदर्शित नहीं करते, तो ये भी नहीं करेंगे। उसके उपरांत ब्राह्मणी गति दर्शाते थे, ये भी दर्शाएंगे, टिंडल प्रभाव वो भी दर्शाते थे, ये भी दर्शाएंगे, और अधिशोषण का गुण उसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, उसमें भी ऋणावेश तो इसमें भी ऋणावेश। तो ऐसे सारे जितने भी आपने अगले जस्ट टॉपिक में बिंदु पे आपने अध्ययन किया था कि कोलाइड पदार्थ के गुण से साथ आपने पढ़े, तो सारे गुण तो मेंशन करने, उसके अतिरिक्त मृदा कोलाइड्स के कुछ 3-4 गुणधर्म और दे रखे हैं, उसको अपन अध्ययन कर लेते हैं। आपको एग्जाम में पूछते हैं मृदा कोलाइड्स के गुण बताइए, तो उनको तो मेंशन करना ही है, उसके अतिरिक्त ये भी पढ़ना, जितने आपको याद रहे उतनी प्रॉपर्टी उसके देने, आपको ध्यान रहे, दिमाग में रहे। देखिए पहले सहसंजन एवं आसंजन, ये क्या होता है, सहसंजन एवं आसंजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या तात्पर्य आपका, जैसे जब मृदा कोलाइड्स होते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के पार्टिकल उपस्थित होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। जब समान प्रकार के कणों के मध्य आकर्षण बल पैदा होता है, जब समान प्रकार के कणों के मध्य आकर्षण बल पैदा होता है, तब उस क्रिया को अपन बोलते हैं सहसंजन। जबकि असमान कणों के मध्य क्या होता है, असमान कण जैसे ठोस एवं द्रव, दो भिन्न कण लिए, उनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं आसंजन। दोनों वर्ड समझना इंपॉर्टेंट है। सहसंजन से आपका तात्पर्य मृदा के समान कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को सहसंजन बल कहते हैं। जबकि इसमें अवस्था क्या रहेगी, दोनों प्रावस्था क्या रहेगी, समान। जबकि आसंजन में देखोगे दो भिन्न प्रावस्था के अर्थात दो असमान कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। ये मृदा कोलाइड्स में विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं सुगठिता। सुगठिता क्या होती है, जब मृदा कोलाइड्स की बात करते हैं, मृदा कोलाइड्स कणों को अपन कितना भी कोई भी बाहरी अट्रैक्टिंग बल लगाएंगे तो उसको बल लगाने पर वो या तो क्या होंगे, फैल जाएंगे या फिर सिकुड़ेंगे, परंतु जैसे बल हटाएं तो अपनी यथा पोजीशन में वापस पुनः आ जाते हैं, अर्थात इसमें सुगठिता के गुण पाए जाते हैं। इसमें देखते हैं सुगठिता की सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, मृदा के अलग अलग समूह। आप अगले टॉपिक में आपके आएगी मृदा के अलग अलग समूह, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की मृदा होती है, जैसे मोंटमोरियलाइट, कैल्यूराइट, लियोनाइट, तो अलग अलग प्रकार की मृदा आप देखोगे। तो सबसे अधिक सुगठिता गुण किसमें पाया जाता है, मोंटमोरियल लियोनाइट।
समूह की मध्य होती है उसमें सुगठित गुण सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? मोंटमोरियलाइट मध्य में सुगठित गुण सबसे अधिक पाया जाता है। जबकि आप देखो तो कैलियोनाइट, कौन सी? कैलियोनाइट जबकि देखोगे आप मोंटमोरियलाइट समूह की मध्य होती है उसमें सुगठित गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। अर्थात मध्य पर जब तक आपने बाह्य बल लगा रखा है तब तक उसके आकार में या उसके रंग रूप में आप परिवर्तन कर सकते हो, परंतु जैसे ही बाह्य बल हटाया तो उसके यथा पोजिशन में अपने पुनः अपने गुणधर्मों को प्रदर्शित करना शुरू कर देती। तो ये गुण मोंटमोरियलाइट टाइप की वर्ग की मध्य होती है उसमें सबसे अधिक होता है, जबकि कैलियोनाइट समूह की मध्य होती है उसमें सबसे कम होता है। ये दोनों प्रकार के समूह है तो उनको भी आप पढ़ोगे। अब आ रहा है उरपिंडन, उरपिंडन और विपिंडन, ये क्या होता है उन पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। उरपिंडन की बात करते हैं। उरपिंडन क्या होगा उन पर देखते हैं कि जब मध्य पर ऋणांश पाया जाता है, मध्य पे क्या पाया जाता है? ऋणांश पाया जाता है, और उस ऋणांश को ऐसा विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाए मध्य में ताकि ऋणांश की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। ऋणांश की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन उरपिंडन। उरपिंडन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उरपिंडन। जबकि इसके विपरीत ऐसा मध्य में विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाए जिससे मध्य में ऋणांश की मात्रा बढ़ जाए तो वो कहलाएगा विपिंडन। तो ये दोनों कंडीशन को आप देखना। उत्पिंडन तो ये होता है मध्य कोलेट में विद्युत अपघट्य मिलाने पर ऋणांश कम होता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन उरपिंडन। और जिस ऐसे मध्य में मध्य कोलाइड्स में विद्युत अपघट्य मिला है जिससे ऋणांश क्या होता है? बढ़ता है, तो उसको बोलेंगे विरपिंडन। या ऋणांश को बढ़ाने का प्रोसेस, धनांश बढ़ेगा। धनांश में क्या जाएगी? अब फैलाव एवं संकुचन ये क्या सिस्टम होता है उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। मध्य कोलाइड्स में फैलाव एवं संकुचन से आपका क्या तात्पर्य? जब मध्य को जल के संपर्क में लाया जाता है तो जल को अधिशोषित करती है, क्या करती है? जल को ग्रहण करती है, अवशोषित करती है। जल अवशोषित करने पर मध्य कोलाइड कण होते हैं वो फैलते हैं। क्या होते हैं? फैलते हैं। जैसे उनका आयतन बढ़ जाता है और फैल जाएंगे, परंतु जब उन्हीं कणों को अपन धूप में रख देते हैं तो उसमें से जल वाष्प बाहर निकल जाती है तथा पुनः मध्य यथा पोजिशन में आ जाती है, जिसके कारण उसका क्या होता है? संकुचन। तो आप देखोगे उरपिंडन की घटना या सुगठित की घटना या फैलाव उनकी घटना तो सबसे अधिक कौन सी कैटेगरी के मध्य अधिक होगा? ये गुण मोंटमोरियलाइट कैटेगरी के मध्य होती है, उसमें सबसे अधिक ये गुणधर्म या प्रॉपर्टी देखी जाती है। अब आगे आप देखोगे मध्य कोलाइड्स के प्रकार। क्या देखने जा रहे हो? मध्य कोलाइड्स के प्रकार। देखिए आगे देखिए मध्य कोलाइड्स के प्रकार पर पढ़ने जा रहे थे तो आप देखते हैं मध्य कोलाइड्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार। एक तो कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। यहाँ पे कार्बनिक और अकार्बनिक से आपका क्या तात्पर्य है? आप जानते हो कि कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त यौगिक से मिलकर बने होते हैं, जबकि अकार्बनिक कार्बन पार्टिसिपेट नहीं होती। अब देखते हैं मध्य कोलाइड्स को अपन देखते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक दो कैटेगरी को अपन इसलिए आगे करते हैं इनका वर्गीकरण। तो अपन को देखने को मिलते हैं
अकार्बनिक कोलैड्स को अपन खनिज कोलैड्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अकार्बनिक कोलैड होती है मृदा, उसको अपन खनिज कोलैड के नाम से भी जानी जाती है। और कार्बनिक मृदा को किस नाम से जानी जाएगी? ह्यूमस। किसके नाम से? ह्यूमस के नाम से भी जानी जाती है। देखिए अकार्बनिक मृदा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो सिलिकेट के आधार पर और दूसरा है आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के आधार पर। अब सिलिकेट मृदा होती है उसको पुनः तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो कैल्यूनाइट समूह, दूसरा मोंटमोरियलाइट समूह और तीसरा इयरलाइट समूह। या इयरलाइट समूह को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रस माइका समूह के नाम से भी जानी जाती है। ये मृदा कोलैड्स के प्रकार के अंतर्गत अपन ने स्टडी की है। अब एक बार पुनः जो आज आपने पढ़ा उसका रिवाइज करवाते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ा आपने क्या? मृदा कोलैड्स के क्या क्या, मृदा कोलैड्स की परिभाषा क्या होती है, मृदा कोलैड्स होते क्या है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, इसका जनक कौन है, उसके बाद में कोलैडिक पदार्थों के गुणधर्म क्या थे, मृदा कोलैड्स के क्या गुणधर्म थे, और उसके बाद में आपने पढ़े मृदा कोलैड्स के प्रकार। बात दिमाग में रहेगी, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहले पढ़ेंगे कार्बनिक मृदा कोलैड्स का अध्ययन करेंगे और फिर करेंगे अपन अध्ययन करेंगे कार्बनिक कोलैड्स का अध्ययन। तो पहले अपन शुरू कर रहे हैं अकार्बनिक कोलैड्स। इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखिए 2 मिनट। देखिए आप देख रहे हो अकार्बनिक मृदा कोलैड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं पहले अपन, फिर बाद में पढ़ेंगे कार्बनिक के बारे में। अकार्बनिक मृदा कोलैड्स होते हैं, इसको अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? खनिज कोलैड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्य घटक होता है मृत्तिका होता है। मृत्तिका से आपने क्या तात्पर्य? मिट्टी की ऊपरी परत जो एकदम हल्की रेत नहीं होती जिसको अपन कहते हैं क्या? पंपी, जो उड़ने वाली हवा के साथ उड़ने वाले उसको क्या बोलते हैं? मृत्तिका। मिट्टी की ऊपरी परत हल्की रेत धूल जिसको बोलते हैं पंपी उठती है, बेंच पे अलग अलग नहीं उठती पंपी। आप समझते हो पंपी से आप तात्पर्य सभी ग्रामीण बेल से बिलोंग करते हो तो आपको लगभग सभी तात्पर्य भी होगा कि पंपी क्या होती है कि जो हवा में उड़ने वाली रेत वो क्या कहलाएगी? आपकी मृत्तिका। मृदा कोलैड्स का मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? मृत्तिका होता है। मृत्तिका के कणों का आकार होता है 2 मिलीमाइक्रोन से कम या 0.02 मिलीमीटर के बराबर, बहुत कम। उनके कणों का आकार बहुत छोटे आकार में होते हैं। अकार्बनिक मृदा कोलैड्स को पुनः आप देखते हो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो सिलिकेट के आधार पे और एक दूसरा है फेरस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के आधार पर। अब देखते हैं सिलिकेट मृदा। पहले किसको स्टडी कर रहे हैं? सिलिकेट मृदा को देखो। सिलिकेट मृदा होती है, इसका निर्माण समशीतोष्ण प्रदेशों में होता है। कहाँ पे होता है? समशीतोष्ण प्रदेशों में इसका निर्माण होता है। इसकी संरचना के आधार पर, इसकी संरचना देखिए इसकी क्या क्या विशेषता होती है मृत्तिका की, सिलिकेट वाले की। तो अपन स्टडी करते हैं तो इसका रूप देखते हैं, तो रूप इसका क्या होता है? षटभुजाकार रूप में एग्जिस्ट करती है, स्तरीय होती है, अलग अलग परतों होती है और अनियमित आकार से फैली होती है। मृत्तिका कोई आकार नहीं होता है। सतह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैली हुई चारों तरफ जो है वही क्या? मृत्तिका। इसका सतह पर बहुत सारा है। इस पे आवेश क्या पाया जाएगा? विद्युत का ऋण आवेश पाया जाता है। विद्युत का कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश। और देखते हैं अपन अधिशोषित मृत्तिका पर ऋण आवेश पाए जाने के कारण ये धनावेश को क्या करती है? अधिशोषित करने का कारण करती है। और एक मृत्तिका पर पहले से धनावेश है, दूसरा धनावेश आएगा, एक धनावेश को रिप्लेस करके दूसरा धनावेश उसके स्थान पर जुड़ते हैं। तो अपन कैटायन एक्शन कैपेसिटी को अंतर्गत अध्ययन चौथे पार्ट में अपन करेंगे। कैटायन एक्शन कैपेसिटी क्या होती है? धनायन क्षमता, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मगर ये अधिशोषित गुण के कारण वो क्या करती है? धनायन को अधिशोषित करने का कार्य मृत्तिका करती है। अब आप देखोगे इनके रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर पुनः जो ये सिलिकेट मृत्तिका होती है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कितनी? 3 कैटेगरी में। एक तो हो जाएगा मोनोपोरियलाइट, लियोनाइट और इयोनाइट। तो इन तीनों कैटेगरी के अंतर्गत जो आपके मैटर दे रखा है उसको अपन अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। उससे पहले
आपको होमवर्क के लिए 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं, उसको आप घर जाके लिखोगे। देखिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, उसको देखो, नोट कर रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं हटा रहा हूँ। होमवर्क के रूप में आप करिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, मद्दा कोलाइट्स के सामान्य गुणों को विस्तारपूर्वक समझाइए। विस्तारपूर्वक से समझाइए। और दूसरा प्रश्न आपके रहेगा, मद्दा कोलाइट के प्रकार को रेखीय चार्ट द्वारा ये 2 प्रश्न आपके होमवर्क में। अगले वीडियो में देखेंगे अपन कि मद्दा खनिजों के संगठन के आधार पर उनके कौन कौन समूह डिवाइड कर रखे हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, किस प्रथा में एग्जिस्ट करते हैं, उस पर अपन विस्तार रूप से अगले वीडियो में देखेंगे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। मैंने दूसरे पार्ट की PDF आपको भेज दी, उसको देखें, मेंशन करें, कोई डाउट हो वापस उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फोन करके भी आप पूछ सकते हो, या मैसेज भी आप करके पूछ सकते हैं। मतलब सर इसमें कोई टॉपिक मतलब अपने पिछले वीडियो लेक्चर में अपने पढ़ा जिसमें किसी में आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ध्यान रखें, जितना मैटर बताया जा रहा है उसका आप रिवीजन करते रहे, बार बार पढ़ें और घर पर रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू, धन्यवाद।